हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 12 मैथ्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके 16 मार्च से बोर्ड एग्ज़ाम प्रस्तावित है। तो अब आप पूरा ध्यान आपका बोर्ड परीक्षा के लिए लग गया होगा। तो सिलेबस तो आपका कंप्लीट है, परंतु मैं चाह रहा हूँ कि कुछ सैंपल पेपर सॉल्व किए जाएं। बोर्ड में पेपर किस रूप में पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, इस पर पहले भी आपसे चर्चा हो गई है। अब मैं पेपर सॉल्व करूंगा आपके लिए, तो ध्यान से आप देखिए। साथ साथ आप ये भी जान जाएंगे कि कौन सा प्रश्न कितने मार्क्स का है तथा एग्जाम में प्रश्नों को किस रूप में सॉल्व करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आइए मैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक सैंपल पेपर ले रखा है मैंने, मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, 2023 के पैटर्न पे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम अब होने वाली हैं उसी पैटर्न पे ये पेपर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। यदि cos इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो इफ cos इनवर्स x इज इक्वल टू y देन, तो इनमें से कौन सी बात सही होगी। तो एक चीज आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि cos इनवर्स जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन जो cos इनवर्स है, इसका डोमेन और रेंज देखिए, -1 to 1 से ये कहां जाता है, 0 से पाई की ओर जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। cos इनवर्स इसका डोमेन है, इसका cos पाई -1। ठीक है, तो cos इनवर्स की जो एक प्रिंसिपल ब्रांच है, मुख्य शाखा मान, वो ये है। ठीक है, ये 0 भी हो सकते हैं, पाई भी हो सकते हैं, 0 और पाई के बीच में भी हो सकती है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि cos इनवर्स x, ये जो वैल्यू आएगी, cos इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो एंगल के रूप में आएगी। ठीक है ना, cos इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो किस रूप में आएगी, एंगल के रूप में आएगी। ठीक है, कोण के रूप में होना है। तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल की बात कर रहा है, ये कोण है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका रेंज सेट क्या है। ठीक है, डोमेन और रेंज होता है ना, रेंज सेट इसका क्या होगा, मतलब इस y की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है। तो ये है उसके लिए क्लोज इंटरवल, y की वैल्यू इसमें से होगा। अब ये मतलब ये क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल को आप कैसे दिखाते हैं, इस रूप में दिखाते हैं। y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पाई भी हो सकती है, और 0 से पाई के बीच में भी हो सकती है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन का आपका ये वाला विकल्प सही है। तो आप लिखेंगे विकल्प सी, इसका आंसर इस रूप में लिखेंगे, विकल्प सी। अब विकल्प सी क्या है डियर स्टूडेंट, 0 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू पाई, सही उत्तर है। बस इतना ही लिखना है इनमें, सही उत्तर है, ये करेक्ट आंसर है, ये वाला, दिस वन। तो ऐसे ही लिख देना, कोई कैलकुलेशन नहीं देनी इनमें। ये एमसीक्यू है, बहुविकल्पी प्रश्न, इनमें कैलकुलेशन नहीं देते, सीधा इस रूप में आंसर लिखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वर्गाव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ, उसका एलिमेंट है, जिसमें AIJ क्या है, 0 है। AIJ 0 कब है, जब I की वैल्यू J के बराबर नहीं है, मतलब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है। ठीक है ना, आई जी आप समझ रहे हैं। किसी टाइम पर माना मैंने लिख दिया, किसी टाइम पर माना मैंने लिख दिया 2 0 0 3। अब इसी को देखिए आप, ये एलिमेंट क्या कहलाता है, A11 A12 A21 A22। ठीक है, A11 आप देखिए, A11 A12 इसको लिख दिया, A21 A22। अब यहां आप देखो कि जो देखो यहां रो और कॉलम, A12 का मतलब क्या हुआ, पहली रो दूसरा कॉलम, मतलब आई ये पहला वाला है, आई यहां पर क्या शो कर रहा है,
कॉलम, सॉरी रो, ये पंक्ति शो कर रहा है, रो शो कर रहा है, और जे क्या शो कर रहा है, कॉलम। तो जब रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं, मतलब A12 A21 ऐसे एलिमेंट जीरो हैं। कैसे एलिमेंट? जैसे ये A12 रो और कॉलम बराबर नहीं आपस में, जैसे यहां पर A11 रो भी 1 है कॉलम भी 1 है, A22 रो भी 2 है कॉलम भी 2 है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जीरो नहीं है। जीरो कैसे एलिमेंट है? जहां i j के बराबर नहीं है, रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं। जैसे A12 रो 1 है कॉलम 2 है, A21 रो क्या है, 2 है, पंक्ति 2 है और स्तंभ 1 है, तो ये एलिमेंट जीरो है। ठीक हो गया, Aij जीरो है जब i इज नॉट इक्वल टू j। और आपने पढ़ा हुआ है कि वे मैट्रिक्स जिनमें विकर्ण के अलावा, डायगोनल के एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट क्या हूं, जीरो हूं, तो वे क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट? वे कहलाते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स वे वर्ग आव्यूह जिनके सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, केवल विकर्ण के एलोंग पढ़ने वाले एलिमेंटों को छोड़ करके। बाकी एलिमेंट जीरो हैं, केवल विकर्ण पर पढ़ने वाले एलिमेंट जीरो नहीं है, ऐसी वर्ग आव्यूह क्या कहलाती है? विकर्ण आव्यूह कहलाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, ये डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं होते, बाकी एलिमेंट जीरो होते हैं। तो वही ये डेफिनेशन भी है इसकी, विकर्ण आव्यूह की। तो उसको आप तैयार कर लेंगे। तो इसका मतलब ये किसके लिए होता है, ये बात जो लिख रहे हैं यहां पर, ये आपकी विकर्ण आव्यूह के लिए सही होती है। ठीक हो गया, आप समझ रहे होंगे इसकी परिभाषा आप तैयार भी कर लीजिए। जितने प्रकार के मैट्रिक्स दे रखे हैं, विकर्ण आव्यूह, शून्य आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो आप लिख देंगे विकल्प ए विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह सही उत्तर, दिस इज द करेक्ट आंसर। बस इतना लिख देना है। ठीक है, अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज होगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है स्टेट। तो सॉल्यूशन कुछ नहीं देना है, ठीक है, सीधो आपको आंसर लिखना है। परंतु निकलेगा भी कैसे, कैलकुलेशन तो करनी है। तो उस कैलकुलेशन को आप बजाय अपनी करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स स्क्वायर। तो आप जानते हैं साइन समथिंग, साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर। अब किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा। अरे तो साइन का होगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x हो जाएगा। तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला आंसर करेक्ट है इसका। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये वाला आंसर करेक्ट हो जाए तो आप लिख देंगे विकल्प कौन सा सही हो गया, आप लिख देंगे विकल्प बी, विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है आंसर, 2x कॉस एक्स स्क्वायर सही उत्तर। बस ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, चलिए और लिखते हैं, और क्वेश्चन लिखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ वाला पार्ट आप देखिए, इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर है। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 0 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है इनमें से। तो ये अपने आप में डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या हुआ, जिसमें लिमिट दी रहती है वो निश्चित समाकलन है। यदि लिमिट नहीं होंगी तो ये अनिश्चित समाकलन हो जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं इस बात को कि dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स x।
इस बात को आप जानते हैं। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये है और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन ये है, और लिमिट क्या है 0 to √3। तो आप इसकी लिमिट में रख दीजिए, कितना रख दीजिए 0 to √3, ठीक है। 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन क्या है टेन इनवर्स x। अरे आपको याद रखना है कि टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x²। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा टेन इनवर्स x। लिमिट दे रखे हैं 0 to √3। तो आप जानते हैं पहले ये अपर लिमिट रखी जाती है, ऊपर वाली लिमिट, तो टेन इनवर्स √3 माइनस फिर नीचे वाली रखी जाएगी टेन इनवर्स 0, ठीक है। अब यहां पर एंगल निकालना है, कोण कितने डिग्री पे या कितने रेडियन पे 10 की वैल्यू √3 होती है। 10 कितने डिग्री पे या कितने रेडियन पर √3 लेता है। तो 1060 10π/3 इज इक्वल टू 10π/3 जो √3। 10 60 अंश बराबर वर्गमूल 3, तो 60 डिग्री को क्या लिख देंगे π/3, ठीक हो गया। और 10 इनवर्स 0 0 ही होता है, तो इसका आंसर आ गया π/3। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है 60 डिग्री या π/3। तो आप लिख देंगे विकल्प ए π/3 सही उत्तर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। विकल्प ए π/3 सही उत्तर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप समझ रहे होंगे डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। चलिए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ठीक तौला देखिए। अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है, इसकी घात निकालनी है डिग्री। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है तो या तो उसकी डिग्री निकालनी पड़ती है या उसका ऑर्डर निकालना पड़ता है। कोटि और घात दो चीजें होती हैं, कोटि ऑर्डर, और दूसरी होती है डियर स्टूडेंट घात डिग्री। अब इसको ध्यान से देखिए आप, कोटि तो डिफरेंशियल इक्वेशन की होगी ही होगी, जितनी अधिकतम बार उसका डिफरेंशिएशन हो रखा होगा वही उसकी कोटि हो जाएगी। तो जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली, ये अधिकतम कितनी बार इसका अवकलन हुआ है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है 2 टाइम अधिकतम, तो इसकी कोटि तो हो गई 2। कोटि क्या है इसकी, इसका ऑर्डर हो गया 2, पर हमको ऑर्डर नहीं पूछा जा रहा है, हमसे क्या पूछा जा रहा है घात कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। अब आपको ध्यान देना है कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती, हर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप निकाले देंगे ये संभव नहीं है। कोटि तो होगी होगी परंतु घात जरूरी नहीं है कि निकलेगी, परिभाषित नहीं भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में sin dy/dx या cos dy/dx या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा dy/dx के रूप में, या e⁻ dy/dx, क्या क्या कह रहा हूं मैं, साइन जैसे यहां पर लिखा हुआ है dy/dx होगा, या cos dy/dx होगा, या tan dy/dx होगा, ठीक है, या e⁻ dy/dx होगा, या log dy/dx होगा, या e⁻ dy/dx होगा। ऐसी स्थिति में घात परिभाषित नहीं होती, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होती है, परिभाषित नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री परिभाषित नहीं है, इस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं है, क्योंकि इसमें ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ये अवकल समीकरण बहुपद के रूप में नहीं रहेगी, इसका तो अनंत विस्तार हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यदि कहीं आपके पास इस रूप में दिखा, जैसे यहाँ पर है कॉस में हो, टेन में हो, कॉट में हो, सेकोस किसी में भी हो, या e⁻ dy/dx की फॉर्म में हो, या e⁻ dy/dx की फॉर्म में हो, या log dy/dx की फॉर्म में हो, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है
तो ऐसी स्थिति में डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइन नहीं होती, अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होती। ठीक है, तो इस अवकल समीकरण की कोटि ऑर्डर तो 2 है, पर इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है, वो परिभाषित नहीं है, क्योंकि साइन के साथ dy बाई dx लग गया। ठीक है, तो आप लिख देंगे विकल्प डी परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, ये सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो ये आया है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन किया तो कोटि पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, या डिग्री पूछेगा, या दोनों चीज भी पूछ सकता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इसके लिए आप तैयार कर लीजिए, एक एक्सरसाइज है इसकी, ठीक से कर लीजिए उन क्वेश्चन को। ठीक हो गया, अब चलिए आगे चलते हैं। दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण, देखिए डियर स्टूडेंट, ये हमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, दो सदिशों ए और बी के बीच का कोण जिनके परिमाण क्रमशः स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 हैं, एवं ए डॉट बी इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इनके बीच का कोण निकालिए। ठीक है, बीच का कोण जिनके ये हैं एवं ये हो गया, तो बीच का कोण निकालिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि बीच का कोण निकालिए। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स ए एंड बी। तो आपके पास क्या दिया हुआ, देखो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ये सूत्र होता है। ये डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का। ए डॉट बी कैसे देते हैं, ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां थीटा ए और बी के बीच का कोण है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब आप देखो कॉस थीटा कैसे निकाल दूंगा, यहीं पर निकाल देता हूं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, आपको सब दिया हुआ है, ए डॉट बी दे रखा है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब ए का परिमाण, ए का परिमाण है, बी का परिमाण है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का परिमाण कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये दे रखा है उसके इंटू बी का परिमाण कितना है 4। अब डियर स्टूडेंट आप देखो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मतलब हुआ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, इन दोनों का आपस में गुणा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कट गया। ठीक है, इससे मैंने काट दिया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो कॉस थीटा हो गया 1/2। कॉस थीटा कितना हो गया 1/2, तो थीटा कितना होगा, कॉस कितने पे, कॉस कितने कोण पे, कितने डिग्री पे, या कितने रेडियन पे 1/2 होता है, तो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2, और 60 मतलब π/3, तो थीटा आपके पास क्या है π/3। तो इन वेक्टर के बीच में कोण कौन सा हो जाएगा, ये बी वाला π/3 एंगल हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे करना। ठीक हो गया, तो ये वाला विकल्प सही है, आप लिख देंगे विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है, π/3 मतलब 60 डिग्री सही उत्तर है। बस ऐसे करना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, कैलकुलेशन ये सब रफ में करेंगे आप, यहां केवल ऑप्शन लिखेंगे सही कौन सा है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला पार्ट देखिए डियर स्टूडेंट। समतल 2x - 3y + 4z - 6 = 0 की मूल बिंदु से दूरी है। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस वन फ्रॉम द ओरिजन इज, ओरिजन से इस प्लेन की डिस्टेंस क्या है, मूल बिंदु से इस तल की दूरी क्या है। दूरी मतलब लंबो दूरी, जब भी हम दूरी कहेंगे तो लंबो दूरी से मतलब है। इसका मतलब वैसे इस क्वेश्चन को हम 2 ढंग से कर सकते हैं, या तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए, ठीक है, या तो इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए, या 0 0 0 से ओरिजन से इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो अब मैं इस प्लेन की क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूं, देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, 2x - 3y + 4z = 6, ऐसा लिख दिया मैंने।
ठीक है। तो 0 0 0 मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 और 0 से 0 0 0 से तल की दूरी, ठीक है। कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? आप लिख देंगे मॉड, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, दूरी हमेशा पॉजिटिव में दिखाई जाती है। तो 0 इंटू, देखो x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, z की जगह पे 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, अरे 6 राइट हैंड साइड में प्लस में है, तो प्लस 6 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ इस 2 का स्क्वायर प्लस इस -3 का स्क्वायर प्लस z का गुणांक 4 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। 0 0 0 से तल की दूरी, तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x का गुणांक का स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x उसका स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y उसका स्क्वायर और z का गुणांक का स्क्वायर। अब कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं ये सब पॉजिटिव ही है तो 0 हो गए तीनों, तो 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया? 4 प्लस 9 प्लस 16 माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस होता है, ठीक है। तो 16 और 9 25 और 4 29, तो 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 करेक्ट आंसर है। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करिए, अभी लंब रूप में इसको चेंज करिए। अभी लंब रूप में कैसे चेंज करेंगे? आप इसका गुणांक का स्क्वायर प्लस इसके गुणांक का स्क्वायर प्लस इसके गुणांक के स्क्वायर का पूरा स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक्स प्लस, अब प्लस की जगह माइनस कर लीजिए, माइनस है उसमें जो -3 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 आएगा ही y प्लस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 z इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 6 है तो 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29, मतलब पूरी समीकरण में मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 29 से डिवाइड कर दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 29 कहां से आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, उसका वर्गमूल कर दिया। अभी जो फॉर्म आई ये नॉर्मल फॉर्म है। कई बार 1 नंबर का प्रश्न इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस समतल को अभी लंब रूप में बदलिए, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो आप इसका गुणांक का स्क्वायर प्लस इसका गुणांक का स्क्वायर प्लस इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 29 और उसका स्क्वायर रूट से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में। तो ये जो इक्वेशन आया ये नॉर्मल फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में ये जो है ये मूल बिंदु से तल पर लंब की लंबाई होती है, याद रखिए, ठीक हो गया। तो चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप तो रफ में करेंगे, तेजी से करेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन देने की इन क्वेश्चंस में आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल उत्तर लिखना है। तो आप लिखेंगे विकल्प ए 6 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 29 सही उत्तर है, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। अब इसको देखिए, एक पासे का एक जोड़ा फेंका जाता है, 2 पासे फेंके। अब आप डियर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस, जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी उसमें कितना कुल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 6 × 6 36, ठीक है। 2 पासे जब फेंके तो एक पासे पे क्या आ सकता है, एक डाई पे क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 36। सैंपल स्पेस में कुल एलिमेंट 36 होंगे, प्रतिदर्श समष्टि में कुल 36 एलिमेंट होंगे, 36, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है? एक पासे का जोड़ा फेंका जाता है, जो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, ठीक है। तो सम अभाज्य संख्या, ठीक है,
इवन प्राइम नंबर हमेशा याद रखना, इवन प्राइम नंबर 2 है बच्चों, केवल एक। ये ऐसी समसंख्या है जो अभाज्य है, अभाज्य समसंख्या है ये, इवन प्राइम नंबर है ये। तो एक पर, एक डाई पर 2 आया और दूसरे पर भी 2 आया, यही वो कह रहा है कि दोनों पर ये आ जाए। तो ऐसी कितनी घटनाएं होंगी वहां, जब ये 36 टोटल हैं तो ऐसी कितनी बार हो सकता है, केवल एक बार। पहले पासे पर भी 2 आया, दूसरे पर भी 2 आए, केवल एक बार हो सकता है, क्योंकि आप जानते 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर क्या हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसी 3 1 से 3 6 तक, 4 1 से 4 6 तक, 5 1 से 5 6 तक, 6 1 से 6 6 तक। कुल मिला के कितनी घटनाएं होंगी 36, उनमें केवल एक बार ही ऐसा हो सकता है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 36 में से एक हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36। अनुकूल संयोग उन 36 में केवल एक ही घटना ऐसी हो सकती है जो फेवरेबल है, जिसमें 2 2 आ रहा है, तो 1/36। ठीक हो गया। तो इसका आंसर कौन सा सही है, 1/36 करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। तो आप लिख देंगे विकल्प डी, विकल्प डी 1/36 सही उत्तर है। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको पैटर्न का भी मालूम चल रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे। इस साल बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, पेपर आपका केवल 80 मार्क्स का आएगा, 100 नंबर का नहीं आएगा, 80 नंबर का आएगा। 20 मार्क्स स्कूल आधार पे देंगे, आपके जो टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं आपको, वो आपको देंगे 20 मार्क्स। ठीक है, 20 मार्क्स में से वो करेंगे मूल्यांकन। 80 नंबर का पेपर आएगा, उस पेपर में प्रश्न नंबर ए के 8 भाग होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे और एक पार्ट 1 मार्क्स का है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप समझ लीजिए 8 मार्क्स का है। ठीक है डियर, तो इस रूप में केवल आपको उत्तर आ गया समझ में। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या फलन f(x = x² द्वारा परिभाषित फलन f such that n मैप डाउन n आच्छादित है? Whether the function f such that n मैप डाउन n defined by f(x = x² is onto। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक 2 3 4 5 6 7 8 9 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स थे, प्रत्येक पार्ट 1 मार्क्स का था, तो 8 नंबर हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 1 मार्क्स के। ठीक हो गया। अब चलिए इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आप देंगे। ठीक है, f(x = x² है, परिभाषित कहां से कहां तक है, n मैप डाउन टू n, दो सेट हैं। देखो ध्यान से समझिए इसको, एक मैंने इसको ले लिया n और दूसरा n मैंने इसको ले लिया ये। ठीक है, ये इनके बीच की मैपिंग है f। n मतलब n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। ये होंगी 1 2 3 4 5, ठीक है, अप टू सोन चलती रहेंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, या मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 चलती रहेंगी, है ना। 16 25 कहीं पर 9 भी लिख दिया, अप टू सोन अनंत तक जाएंगी। अब देखो f(x = x², 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की मैपिंग तो जाएगी डियर स्टूडेंट 1 पर, x 2 कर दूंगा तो 2 की मैपिंग जाएगी 4 पर। यहाँ देखिए x = 3, तो 3 की मैपिंग जाएगी 9 पर, 4 की मैपिंग जाएगी 16 पर, 5 की मैपिंग जाएगी 25 पर। अब तो ऐसा चलता रहेगा, मतलब यहाँ प्रत्येक एलिमेंट की यहाँ इमेज मिलेगी, प्रत्येक एलिमेंट का यहाँ स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 1 तो है, एक तो है, पर ये आच्छादक नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस दो, किसी भी प्राकृत संख्या का स्क्वायर 2 नहीं होता, किसी भी प्राकृत संख्या का स्क्वायर 3 नहीं होता, तो आच्छादक तो ये नहीं है। ठीक है, आप लिख देंगे नहीं, f आच्छादक नहीं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, f आच्छादक नहीं है। नो, f इज नॉट
ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सह प्रांत में अवयव दो प्रांत के किसी भी अवयव का वर्ग नहीं है। अवयव का वर्ग नहीं। बस एक आपने दे दिया, नियम तोड़ने के लिए एक ही बहुत है। यहां पर टू ऐसा है जो यहां किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। थ्री भी एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो ऐसे यहाँ अनंत एलिमेंट ऐसे हैं जो किसी संख्या के वर्ग नहीं है। तो ये एक तो है पर आच्छादक नहीं है। आच्छादक मतलब प्रत्येक एलिमेंट का प्रत्येक क्या होना चाहिए, मतलब यहां कोई एलिमेंट ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसकी इमेज ना हो, जो किसी न किसी से जुड़ा नहीं है। पर टू भी नहीं जुड़ा है, थ्री नहीं जुड़ा है, फाइव नहीं जुड़ा हुआ है, सिक्स नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये आपका आच्छादक नहीं है। ठीक हो गया? ऐसी एक लाइन आप लिख देंगे। आप लिख देंगे द एलिमेंट टू इन कोडोमेन इज नॉट द एफ इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन द डोमेन सेट। सो दिस मैपिंग और दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू फंक्शन। दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। ठीक हो गया? तो इसका उत्तर आपने ऐसा लिखना है। ठीक हो गया? अब इसमें देखो सारणी, ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है। दिस डिटरमिनेंट में 3 का उप सारणी ज्ञात कीजिए। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 3। अब दो चीजें आपने पढ़ी है, उप सारणी, ध्यान दीजिए, उप सारणिक और सहखंड, ध्यान दीजिए। माइनर, उप सारणी मतलब माइनर और सहखंड मतलब कोफैक्टर। ठीक है? ये चिन्ह सहित होता है, इसमें साइन भी लिखते हैं और इसमें साइन नहीं लिखते हैं। जैसे यहां पर 3 का माइनर देखो। अब 3 का माइनर कितना हो जाएगा? 3 की उप सारणी क्या हो जाएगी? उप सारणी हो जाएगी डियर स्टूडेंट। देखो कहां है 3? ये है ना 3। इस रो को भी छोड़ देंगे और इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। ये रो भी छूट गया और ये कॉलम भी छूट गया, तो क्या क्या बचा? 2 0, ये भी छोड़ दिया क्योंकि 3 कहां का पड़ रहा है? रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 1 में। तो रो नंबर 2 भी छोड़ देंगे और कॉलम नंबर 1 भी छोड़ देंगे, तो क्या बचेगा? 2 0 6 और 1। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे? इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 2 माइनस 6 इंटू 0 0, तो 2 हो गया। ठीक है? तो 3 की उप सारणी कितनी हो गई? 2 हो गई। ठीक है? और यही सही खंड पूछते हैं आपको कि फाइंड द कोफैक्टर, तो कोफैक्टर में साइन भी लेते हैं। ये तो ठीक है, यदि मैं कोफैक्टर की बात करूंगा, भले इस क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है, तो परंतु आपको जानना चाहिए। यदि मैं कोफैक्टर निकालूंगा, सेकंड निकालूंगा, तो क्या करूंगा? ये तो यही ठीक रहेगा 2 0 6 1, परंतु मुझे इसका साइन भी लेना है। चिन्ह क्या होगा आप देखो, -1 टू द पावर, ये जो 3 है ना, ये किस रो में है? रो नंबर 2 में है। प्लस किस कॉलम में है? 1 कॉलम में। ये देखो, तो साइन भी हो जाएगा -1 टू द पावर 3। तो -1 टू द पावर 3 मतलब नेगेटिव, तो माइनस और इसकी वैल्यू आ गई थी 2। तो कोफैक्टर सेकंड तो -2। ठीक हो गया? और सारे में माइनर कितना हो गया? 2। अगर समझ में, तो इस रूप में आपने ये देखना। ठीक हो गया? ठीक है? तो सारणी तो उप सारणी तो आपकी ये होगी, सीधी सीधी आप ऐसा लिख देंगे 3 की उप सारणी की, तो मैंने उसकी वैल्यू निकाल दी ना। वैसे उप सारणी का आपका ये है। ठीक है? और सहखंड आपका ये है। अब वो वैल्यू निकाल दे, मैंने वैल्यू निकाल के लिख दिया। पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 3 की उप सारणी, तो ऐसा लिखेंगे। 3 का सहखंड ऐसा लिखेंगे, ये वाला। ठीक है? ये तो सॉल्व करने के बाद आएगा। तो जो क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था 3 की उप सारणी, वो इस रूप में आप लिख देंगे। ठीक है? उसमें अरे उसकी वैल्यू। ठीक हो गया? चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए।
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको बताने से पहले एक बार फिर मैं आपको उप सारणी बता देता हूँ। पिछले प्रश्न में आपको पूछा गया था, ये डिटरमिनेंट था, 3 की उप सारणी लिखिए। तो 3 की उप सारणी कैसे लिखोगे? 3 की उप सारणी का माइनर कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? हमने आपसे कहा ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे। जिस रो और कॉलम में ये 3 है उसको छोड़ देंगे दोनों को, तो कितना बचेगा? 2061। ये हो गया उप सारणी। पर इसके आप वैल्यू भी निकाल लीजिए। 2 1 जा 2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है। और जो को फैक्टर होता है, ठीक है, सहखंड, उसमें साइन भी आता है, उसमें -2 हो जाना है, या नेगेटिव भी लेंगे। ठीक हो गया। चलिए अब आप क्लियर हो गए होंगे तो सारणी क्या हो, वैल्यू भी निकाल लीजिए आप उसकी। अब कितना हो गया डियर स्टूडेंट? चलिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज, कहने का मतलब ये हुआ कि dy dx साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं इसकी वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से आपने पढ़ाई, π/2 होता है। तो dy dx π/2 होती है वैल्यू। ठीक है। और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो गया। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। ऐसी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी π/2 होता है। ठीक हो गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है? ठीक है, ये तो सबसे सरल तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये अलग अलग भी कर सकते हैं आप इनको। dy dx साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए प्लस dy dx कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए। ऐसा तो करते हैं, डिफरेंशिएशन में प्लस बीच में है तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों कट के आ गया 0। तो इस विधि से करो चाहे उससे करो, डिफरेंशिएशन इसका x के सापेक्ष अवकलज कितना हो गया? 0। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, x इज इक्वल टू 2 पर वक्र, अभी ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 2 पर वक्र y इज इक्वल टू x³ माइनस x के स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व दिस एट x इज इक्वल टू 2। प्रवणता निकालने स्पर्श रेखा की। तो सिंपल सा है कि y कितना आपके पास x³ माइनस x, प्रवणता निकलती है डियर स्टूडेंट dy बाई dx। आप लिखेंगे प्रवणता, स्लोप या ग्रेडियंट dy बाई dx। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² माइनस x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1। ठीक हो गया। अब dy बाई dx किस पर आपको वैल्यू दिया हुआ है? किस पर? x इज इक्वल टू 2 पर। तो x की वैल्यू 2 कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 स्क्वायर -1, तो 3 इंटू 2 जा 4 -1 तो बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 -1 ये हो जाएगा 11। जो प्रवणता आई स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख दीजिए, स्पर्श रेखा की प्रवणता ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? 11 हो गया। ठीक है, इस रूप में करना है। इस क्वेश्चन को मैंने 2 मेथड से किया था, इससे करो चाहे इससे करो, वो आपकी इच्छा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए और भी क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट। इंटीग्रेट 0 to 2 e to the power x dx का मान ज्ञात कीजिए। इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 2 ex dx। डेफिनेट इंटीग्रल है, निश्चित समाकलन है। तो अब आप देखो, क्योंकि लिमिट दी हुई है इसलिए निश्चित समाकलन हो गया, डेफिनेट हो गया। अब डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? देखो 0 to 2 e to the power x dx। आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन e to the power x का e to the power x ही होता है अंडर द लिमिट 0 to 2। ठीक हो। तो दिस इज इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखते हैं e स्क्वायर माइनस, फिर लोअर लिमिट रख दीजिए 0।
तो कितना हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस ई टू द पावर 0 कितना हो गया 1, ई टू द पावर 0 कितना हो गया 1 आ गया। किसी भी संख्या की घात 0 यदि हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है, तो ई स्क्वायर माइनस 1 आंसर हो। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के आंसर जितना शॉर्ट आउट कर सकते करिए, ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको देखो, फलन log x स्क्वायर बाय x का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इंटीग्रेट फंक्शन log x स्क्वायर बाय x विद रिस्पेक्ट टू x। सीधा सीधा हमको क्या करना है कि log x का होल स्क्वायर बाय x dx इसको इंटीग्रेट कर देना है। एक चीज आपको ध्यान करना पड़ेगा, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है। तो देखो हमको इसमें कुछ खोजना होगा। क्या खोजना होगा कि log x का डिफरेंशिएशन कहीं है क्या? तो log x का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कि d बाई डी एक्स log x इज इक्वल टू होता है 1/x। तो यहां मेरे पास 1/x है, तो इसको मैं t रख देता हूं, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। तो पुटिंग क्या रख दूंगा log x इज इक्वल टू टी। ठीक है, log x को t के बराबर रख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करूंगा log x का, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, x का dx इज इक्वल टू t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx और t का हो गया आपका dt। अब ये इंटीग्रेशन आपका क्या बन जाएगा, आप देखिए यहां पर, इसको देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझ करके काम करिए। तो ये आपका कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू log x की जगह तो मैं t करूंगा, t का स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन t स्क्वायर और 1/x dx, देखो 1/x dx क्या रख दूंगा dt, यानी तो ये सब कुछ चेंज होकर मेरे पास ये आ गया, प्रतिस्थापन करके सब्स्टिट्यूशन करके क्या रखा, log x को रख दिया t। क्यों रखा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहां है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx वो ऑलरेडी यहां पर है, इसलिए मैंने ये कर दिया। ठीक हो गया, तो ये आपका t स्क्वायर हो गया, 1/x dx को dt से कर दिया। अब कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का आप जानते हैं t³ प्लस c, इनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन है, इसलिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाते हैं, समाकल नियतांक लगाते हैं प्लस c। अब t की जगह, अब t तो हमने रखा ना, t या था नहीं, t को फिर रिप्लेस कर लीजिए किससे, log x से, तो ये आपके पास हो गया log x की³ बाई 3। साफ साफ लिख देते हैं, यहां देखिए आप आंसर कैसे लिख देंगे, देखिए दिस इज इक्वल टू log x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c हो गया, ये आंसर आ गया। t की जगह पे log x का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस c, इस रूप में करना है। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन अभी देखते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। वेक्टर a की वैल्यू दे रखी है i प्लस 3j माइनस 2k, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, परिमाण का सिंबल है ये, परिमाण निकालिए इस सदिश का, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। इफ a इज दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर a। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, जब मैग्नीट्यूड निकाला जाता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट माइनस 2 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a हो जाएगा डियर स्टूडेंट, देखो 4 9 1, तो 9 और 4 13 और कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 14 हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन। इसका मैग्नीट्यूड इस रूप में निकलेगा, i का कोफिशिएंट गुणा 1 है, कुछ लिखा नहीं तो 1 है, 1 स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट 3 स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट माइनस 2 स्क्वायर, तो ये 4 प्लस 9 13 और 1 14। ठीक हो गया, यह मैग्नीट्यूड, सिंपल सी बात है। ऐसा भी पूछा जा सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है
कि इस वेक्टर ए का परिमाण निकालिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, ठीक है ना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर ए, या तो सिंबल के रूप में लिख दिया, ठीक है, तो ये हमने निकाल दी। यदि परिमाण भी कहता कि इस सदिश का परिमाण निकालिए, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो यही करना था, ठीक हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेखा की दिक् अनुपात -2 to 1 है, इसकी दिक् कोजाएं ज्ञात कीजिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर -2 to 1, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखिए, दिक् अनुपात आपको दे रखे हैं, तो दिक् कोसाइन कैसे निकाले जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले जाते हैं? आप देखिए, दिक् अनुपात क्या है? -2 और 1, ठीक है। तो आप डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट? आप जानते हैं, फॉर्मूला आप जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आप जानते हैं। यदि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज हो, दिक् अनुपात हो, तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं? ए ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा बी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे? एक नंबर का प्रश्न है तो बहुत अधिक नहीं बढ़ाना है, सीधा लिख दीजिए -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉमा फिर 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, कॉमा तीसरा वाला क्या है? 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? इसका स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज क्या निकल जाएंगे अब? -2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ कितना डियर स्टूडेंट? -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1, तो 4 + 4 8 और 9 हो गया। ये भी हो जाएगा 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9, और ये हो जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 9, या क्या लिख सकते हो? स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना? 3, तो -2/3, कॉमा 2/3, कॉमा 1/3, बस ये तो होगी। ये आ गई डायरेक्शन कोसाइंस, रेखा के दिक् कोसाइन निकल गए, -2/3, 2/3 और 1/3, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस इस रूप में निकालते हैं। दिक् अनुपात दिए हुए हैं, तो दिक् कोसाइन ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। -2 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कॉमा 2 स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस पूरे का स्क्वायर रूट, कॉमा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ दिस प्लस 1 ओवर स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर पूरे का वर्ग, तो सिंपल सा है, ठीक है। तो इस रूप में करना है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है, ये भी 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 9 तक 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए आगे भी इसको सॉल्व करेंगे इस पेपर को, ठीक है।